हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज लाया करते हैं। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। 15 मार्च 2025 के दिन ये आपकी कक्षा डेली सुबह 6:15 बजे अपलोड कर दी जाती है अपने इसी यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। अगर आप इस कक्षा में आ ही गए हैं तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। और ये जो डेली करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेस हैं, सोमवार से शनिवार तक चलती हैं। और संडे को आपको पता है वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा होती है। जो बातें हम कवर नहीं कर पाते हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में, वो सारी की सारी हम वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। और रविवार को क्या टाइम रखा जाता है वीकली करंट अफेयर्स का? तो टाइम रहता है सुबह 7:15 बजे। लाइव कक्षा होती है आपकी, है ना? तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास उपयोगी रहेगी। आज क्या तारीख है? आज है 15 मार्च। 15 मार्च के दिन मेरा जन्मदिन आता है। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप मुझे शुभकामनाएं देंगे। आपका जो ध्येय है, आपका जो लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिएगा। हम आपके सहयोगी रहेंगे, ठीक है ना? वो कहते हैं, हार पर हताश क्यों, क्षण भर में निराश क्यों, लक्ष्य पर वार कर, बार बार हजार कर, लाखों मुसीबतें कतार पर, परवाह नहीं प्रहार कर। है ना? तो इसी तरीके से आपको चलते चले जाना है। मंजिल आपको जरूर मिलेगी, हम आपके साथ हैं। ठीक है जी, आज हमारा जन्मदिन है। ठीक है जी, तो चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, मैंने कहा था इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में अल्फ्रेड चक्रवात ने किस देश में तबाही मचाई हुई है? रिसेंटली साइक्लोन अल्फ्रेड हैज कॉज्ड हैवक इन विच कंट्री? किस किस ने जवाब दिया था इसका? अगर आपने इसमें ऑप्शन बी टिक किया था और आपने कमेंट किया था तो बहुत ही बढ़िया, आपका बिल्कुल राइट आंसर था। यहां पर उस हैवक की आप यहां पर देख सकते हैं कुछ फोटोज। ऑस्ट्रेलिया में जो अल्फ्रेड चक्रवात आया हुआ है, किस प्रकार से वो नुकसान पहुंचा रहा है, अभी भी वहां पर अलर्ट जारी किया हुआ है। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। वहीं जब हम इसकी लोकेशन को देखेंगे, जब हम अपने भारत की बात करते हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इस भारत के जब हम दक्षिण में चलते हैं, उस दक्षिण में चलने के बाद फिर आपको कहाँ चलना होता है? फिर आपको चलना है पूर्व दिशा में। यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे जाएगा। इस ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ऐसा दिखता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? इसके नॉर्थ में कौन सा है? पपुआ न्यू गिनिया, जो कि एक देश है। इसके इस डायरेक्शन में जब देखेंगे तो इंडोनेशिया आपको दिखाई दे जाएगा। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये आप बताइएगा कि ये कौन सी लाइन है। जल्दी जल्दी से बता देंगे। एक तो हमारे भारत से भी गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कर्क रेखा, है ना? और ये कौन सी लाइन है, इसके बारे में आप कमेंट में बताएंगे मुझे। ठीक है ना? वैसे भी ज्योग्राफी में बहुत बार पढ़ते ही हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इंडोनेशिया से गुजरती है। ठीक है जी, तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया का मैप आप यहां पर देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में और ज्यादा जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिस प्रकार हम अपने भारत की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का ध्वज कैसा दिखता है? इस प्रकार का दिखता है। यहां पर ये 5 स्टार दिखाई दे रहे हैं और 1 स्टार इधर आपको दिखाई दे रहा है। इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम जाने, इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। और आधिकारिक मुद्रा यहां पर क्या चलती है? डॉलर चलते हैं। और कौन से डॉलर? उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है ना? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। जिस प्रकार अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर अमेरिकी डॉलर चलते हैं, और यहां पर डॉलर चलते हैं ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। जिस प्रकार हम रुपए की बात करते हैं हमारे भारत में, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक इसी प्रकार डॉलर में सेंट होते हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार से आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। 1 डॉलर को कितने सेंट में डिवाइड किया जाता है वो आप बताएंगे। कहने का भाव, 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में कितने सेंट होते हैं?
ठीक है, वैसे मैंने आपको बहुत बार बताया भी हुआ है। ये यूएन का भी सदस्य है। यूएन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र कह देते हैं। यूएन में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं इसमें। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? आप कह देंगे जी हाँ, इतना तो हमें क्लियर हो गया है। और ये यूएन का सदस्य कब बना था, तो यहां पर क्या लिखा है, 1 नवंबर 1945 को ये यूएन का सदस्य बना था। क्लियर हुआ? ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको ये मैप यहां पर आप देख लीजिए। इस ऑस्ट्रेलिया के जब आप भाग को देखेंगे तो यहां पर आपको नदर्न टेरिटरी दिखाई दे जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है। यहां पर आप देखेंगे क्वींस लैंड आपको दिखाई देगा। ये देख लीजिए न्यू साउथ वेल्स। इस प्रकार से विक्टोरिया का रीजन है तस्मानिया, है ना। तो इस प्रकार आप यहां पर देख सकते हैं। तिमोर सी कहां पर है, तिमोर सी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अपर साइड में आपको दिखाई देगा। कहने का भाव नॉर्थ दिशा में दिखाई देगा। यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है सिडनी, ब्रिस्बेन, है ना। ये बड़े बड़े वहां के प्रसिद्ध शहर हैं जिनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। क्लियर हो गया होगा। ये रहा, इधर आप देखेंगे तो कोरल सी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में कौन सा सी है, पूर्व साइड में कोरल सी है। जब इस ऑस्ट्रेलिया के आप इस साइड में आएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इंडियन ओशन दिखाई देगा। इंडियन ओशन से एक बात मुझे याद आई है, इंडियन ओशन में भारत की क्या भूमिका है, और इंडियन ओशियन में मॉरिशस और भारत के संबंधों को हम किस प्रकार से देख रहे हैं। इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड करके दे दी थी। वो आपने देखी नहीं है तो उसे भी आप देख लेंगे। ठीक है जी, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आएगा जवाब इसका, राष्ट्र निर्माण और भारत के सांस्कृतिक उत्थान में उनके व्यापक योगदान देने वाले शंकरराव तत्ववादी का हाल ही में निधन हो गया है। जल्दी जल्दी से बता देंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। शंकरराव तत्ववादी हु मेड एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड अवे रिसेंटली। व्हेन वाज ही बोर्न, कब उनका जन्म हुआ था। कमेंट में जवाब दे देंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करते चले जाएंगे। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया होगा देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं इनके बारे में, कहां पर जन्म हुआ था इनका, 1933 में जन्म हुआ था कानपुर में। और वैसे कानपुर सॉरी नागपुर में, और ये जो नागपुर है आपका कहां पर है, ये आपका है मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। सॉरी सॉरी सॉरी, नागपुर आपका कहां पर है, महाराष्ट्र में है ना। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब नागपुर के बारे में थोड़ी बात ध्यान में आती है। ये कौन से संगठन से जुड़े हुए थे, आरएसएस का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन। इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन से जुड़ गए थे ये, क्या नाम है इनका, शंकरराव तत्ववादी। 1925 में ही आरएसएस की स्थापना हुई थी दशहरे वाले दिन। दशहरे का मतलब क्या होता है, जिसे हम विजयदशमी कह देते हैं। विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। अभी 2025 चल रहा है, यानी आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं इस वर्ष। क्लियर हुआ। आरएसएस की स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार। डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार, बलीराम हेडगेवार। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। इसमें पहले सरसंघ चालक के रूप में यही हुए थे, है ना। अभी वर्तमान में सरसंघ चालक कौन है, तो आपको पता है, नाम आता है डॉक्टर मोहन भागवत का। दूसरे गुरु कौन थे, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको गुरुजी के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के सहयोग से जनसंघ पार्टी की स्थापना की गई थी, जनसंघ, है ना। और बाद में आपको पता है 1970 के जब चुनाव हुए थे, जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता पार्टी जीत कर आई थी। उस जनता पार्टी में कई पार्टियों का विलय जब हुआ था, उसमें एक पार्टी जनसंघ भी थी। जनसंघ का भी विलय इस जनता पार्टी में हो गया था। और उस जनता पार्टी के जो नेता बने, मुख्य नेता कौन बनकर उभरे थे, तो नाम किसका आता है, तो आप कह देंगे मोरारजी देसाई, जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। परिणाम स्वरूप 1980 में फिर क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी बनी, है ना, ऐसे बोल देंगे। तो जनसंघ से जनता पार्टी, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार से।
तो 1977 से 1979 तक चलो मैं बता ही देता हूं कौन रहे थे पीएम हमारे। तो जो वित्त मंत्री भी थे, ठीक है ना, उनके बाद में कहा जाता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह जो हैं वो बने 1979 से 1980 तक। मोरारजी देसाई का टाइम पीरियड 1977 से 79 तक रहा। उसके बाद में 1979 से 80 तक रहे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बाद में दोबारा एंट्री हो जाती है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ 1980 से 1984 तक उनका दूसरा कार्यकाल रहा। बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी, है ना। तो ये कहानी मैंने आपको जीके जीएस की क्लासेस में बहुत बार समझाई भी है, थोड़ा सा आपको पता लग गया। यही है वो जिनका जन्म नागपुर में हुआ था और इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। नाम इनका है शंकर राव तत्ववादी। ठीक है जी, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हाल ही में प्रताप प्रताप राव जाधव ने रिक्त स्थान में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के पूर्व कार्यक्रम योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। रिसेंटली प्रताप राव जाधव हैज इनॉग्रेटेड द प्री इवेंट योगा महोत्सव 2025 ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025। जाहिर सी बात है, आपको ये तो पता ही है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। अब की बार भी 21 जून को मनाया जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है ये विश्व स्तरीय दिवस है जो हम मनाते हैं, यानी हमारे भारत की देन है योग। और भारत के ही प्रयासों से विश्व स्तर पर ये मनाया जाने लगा ये दिवस, जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को हम अच्छे से मना पाए, अच्छे से व्यवस्था कर पाए, उसके लिए हमें बहुत पहले ही तैयारी में लग जाना होता है। इसीलिए ये तैयारी चल रही है। इसलिए क्या लिखा गया है, प्री इवेंट योगा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है प्रताप राव जाधव के द्वारा नई दिल्ली में। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया होगा तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया। आयुष मंत्रालय के तरफ से आपको यहां पर ये दिखाई देगा, पीआईबी के द्वारा न्यूज ये प्रकाशित की गई थी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रताप राव जाधव ने आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के पूर्व कार्यक्रम योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। और ये वैसे बात कब की है, परसों की बात है ये, ठीक है। उस दिन का इन्होंने ये न्यूज पब्लिश किया था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के 100 दिन पहले विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, यानी 100 दिन बचे हुए हैं, तैयारी में लग जाएं ताकि बेहतरीन कर पाएं। अभी इन्होंने एक रणनीति बनाई है कि उस रणनीति के तहत हम चलने वाले हैं और रिकॉर्ड बनाएंगे, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इन्होंने फिर क्या कहा, इन्होंने कहा योग केवल जीवन जीने का तरीका नहीं है बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक शक्तिशाली माध्यम है। क्या नाम है इनका, प्रताप राव जाधव। किस भूमिका में है, केंद्रीय राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं स्वतंत्र प्रभार से। कौन से मंत्रालय में, आयुष मंत्रालय में। आयुष मंत्रालय की तरफ से ये न्यूज पब्लिश की गई थी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के कार्यक्रमों को दिशा देने के लिए 10 अद्वितीय घोषणा कार्यक्रम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आयुष मंत्रालय ने योग को अधिक समावेशी और प्रभावशाली बनाने के लिए महत्वाकांक्षी वैश्विक पहल की शुरुआत की है। अब इन्होंने यहां पर ये देख पा रहे होंगे, उस कार्यक्रम की ये फोटो है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पूर्ववर्ती कार्यक्रम योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। और कौन सा संस्करण होने वाला है ये योग दिवस का, तो 11वां आयोजन होने वाला है। उस 11वें आयोजन के उपलक्ष्य में इन्होंने कुछ 10 अद्वितीय घोषणा कार्यक्रम जारी किए हैं जो भारत की वैश्विक पहल को मजबूत करते हैं। यहां पर दो बातें लिखी हुई हैं। ये आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। इस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में मुख्य कैबिनेट मंत्री कौन है, तो सभी को पता होगा, नाम जेपी नड्डा का आता है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं।
उस मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, ये जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और साथ में इनको और मंत्रालय कौन सा मिला हुआ है, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री का भी कार्यभार इनको मिला हुआ है। इस अवसर पर और कौन कौन उपस्थित रहे थे, एक नाम आता है डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित हैं। संसद सदस्य धर्माधिकारी श्री क्षेत्र धर्म स्थल, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रख्यात योग गुरु, वैज्ञानिक और विद्वान, ठीक है, वहां पर उपस्थित रहे थे। पद्म भूषण के बारे में तो आपको पता होगा, कौन से नंबर का ये सम्मान है, कौन से नंबर का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आपको पता है हमारे भारत में 4 सम्मान होते हैं। सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है उसे हम कहते हैं भारत रत्न। उसके बाद में नाम आता है आपका पद्म विभूषण का, है ना। फिर नाम किसका आता है, फिर नाम आता है पद्म भूषण का। ये तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और एक आता है आपका पद्मश्री, जो कि चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो जो पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे, यानी ये जो हैं डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े, ये भारत के सर्वोच्च तीसरे नंबर के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए हैं, वो भी यहां पर आए हुए थे। अब इस कार्यक्रम में आयुष मंत्री जो हैं उन्होंने क्या क्या बातें बताई। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक कार्यक्रम के 11वें आयोजन को चिन्हित करने के लिए 10 अद्वितीय घोषणात्मक कार्यक्रमों के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। इससे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने कहा एक का नाम होगा योग संगम, 10,000 स्थानों पर समन्वित योग प्रदर्शन होगा। इसका लक्ष्य क्या है, हम विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, पहला लक्ष्य ये रहा है इनका। दूसरा लक्ष्य इन्होंने रखा है योग बंधन, प्रतिष्ठित स्थलों पर योग सत्र आयोजित करने के लिए 10 देशों के साथ हम वैश्विक साझेदारी करने वाले हैं, ये इनका दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य क्या है, योग पार्क, दीर्घकालिक सामुदायिक सहभागिता के लिए 1000 योग पार्कों का विकास किया जाएगा, ये भी इसमें घोषणा की गई है। योग समावेश, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और हाशिए पर रह रहे समूहों के लिए विशेष योग कार्यक्रम होगा, ये भी इनकी एक घोषणा की गई है। योग प्रभाव, जन स्वास्थ्य में योग की भूमिका पर 1 दशकीय प्रभाव मूल्यांकन। उसके बाद में योग संपर्क, एक ऑनलाइन वैश्विक योग सम्मेलन जिसमें प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर शामिल होंगे। तो ये भी इसमें क्या है, घोषणा की गई है कि हम इस तरीके से काम करेंगे। हरित योग, एक सतत संचालित पहल जिसमें योग को वृक्षारोपण और सफाई अभियान के साथ जोड़ा गया है, बहुत ही बेहतरीन ये किया जाएगा। अच्छा, हरित योग एक बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, है ना, जिसे हम क्या कह देते हैं, सतत विकास। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अगर पहुंचे भी तो कम से कम पहुंचे, क्योंकि विकास भी तो करना है ना। लेकिन हो सकता है कि हम अच्छे से पेड़ पौधे लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे तो और अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट स्थापित हो सके। इसी के चलते इन्होंने कहा है कि हम हरित योग जो है उसमें करेंगे। सफाई अभियान और वृक्षारोपण को इसके साथ जोड़ा गया है, बहुत अच्छी पहल है, बहुत ही प्यारी। योग अनप्लग्ड, अनप्लग्ड है ना, तो युवाओं को योग की ओर आकर्षित करने के लिए एक कार्यक्रम होगा, योग अनप्लग्ड। योग महाकुंभ, 1 सप्ताह तक 10 स्थानों पर चलने वाला उत्सव, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक केंद्रीय समारोह के साथ होगा। योग महाकुंभ जिसका नाम रखा गया है, जिस प्रकार अभी हमने देखा था कुंभ का मेला लगा, महाकुंभ 144 वर्षों के बाद वो संयोग बना, उसी के आधार पे इन्होंने ये नाम चूज किया है, योग महाकुंभ। ठीक है, उसके बाद में अंतिम जो घोषणा इन्होंने कही, संयोगम, है ना। संयोगम का मतलब क्या है, समग्र स्वास्थ्य के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ योग की एकीकृत करने वाली 100 दिवसीय पहल रहेगी। यानी अब से लेकर 100 दिन बचे हुए हैं, और आपको पता है कि 21 तारीख को ये मनाया जाता है। इस अब की बार क्या है, ये कुछ रिकॉर्ड बनाने की तरफ चल रहे हैं, और लक्ष्य रहेगा विश्व रिकॉर्ड बनाना। इसी के इर्द गिर्द अपना ये जो कार्यक्रम है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। हाल ही में 12 मार्च 2025 को
कृषि पर भारत चिली की कौन सी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? रिसेंटली द डैश इंडिया चिली ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर हैज बीन हेल्ड ऑन 12 मार्च 2025। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे। एग्रीकल्चर के बारे में तो सभी जानते होंगे। भारत में जो कृषि का मंत्रालय है, उस मंत्रालय की जो मुख्य भूमिका है वो कौन निभा रहे हैं, यानी वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, चलो बता ही देता हूं। हिंट तो क्या ही देना है, तो नाम क्या है उनका? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है वो क्या कर रहे हैं? वो केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, ठीक है ना, केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में है, ये काम कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। और इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अभी हाल ही में भारत और चिली के पहली संयुक्त कार्य समूह की जो बैठक है वो आयोजित की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका पूरा नाम है। जिस मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? अभी मैंने बताया आपको, शिवराज सिंह चौहान, SRC। तो कृषि पर भारत और चिली की ये जो बैठक हुई, कब हुई थी? ये 12 तारीख को हुई। और इन्होंने परसों ये पब्लिश किया था, PIB वालों ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश किया गया था। इस बैठक की सह अध्यक्षता किसने की थी? तो किसान, जो हमारा मंत्रालय है ना, कृषि एवं किसान कल्याण, उसी विभाग के संयुक्त सचिव श्री अजीत कुमार साहू और कृषि अध्ययन एवं नीति ब्यूरो में अंतरराष्ट्रीय मामलों के विभाग के निदेशक श्री गैब्रियल लेसेका ने की थी। तो सह अध्यक्षता इसमें दो व्यक्तियों ने की। एक का नाम क्या रहा? अजीत साहू, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति जो हैं वो कौन थे? गैब्रियल, गैब्रियल लेसेका। इन दोनों ने सह अध्यक्षता की, आप कह सकते हैं। और वर्चुअल मोड में ये आयोजित की गई थी ये मीटिंग। दोनों के बारे में आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अजीत साहू कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। और ये कौन है? गैब्रियल लेसेका, कृषि अध्ययन एवं नीति ब्यूरो में अंतरराष्ट्रीय मामलों के विभाग में ये निदेशक की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देशों के अधिकारियों ने कृषि और संबंध क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में जोर दिया है। यहाँ उस कार्यक्रम की फोटो जो है वो आपको दिखाई दे रही है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी, जो आपकी डेली क्लासेस चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में भारत की पहली खनिज खोज, लाइसेंस नीलामी और AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहां पर आरंभ की गई है? रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस एक्शन एंड AI पावर्ड एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच प्लेस, है ना। और यहां पर क्या है? राज्यों के नाम भी लिखे हुए हैं और यूटी के नाम भी लिखे गए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश और यूटी के ऑप्शन हैं। आप बता देंगे कौन सा ऑप्शन उनमें से ठीक होने वाला है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिएगा, बहुत बहुत बेहतरीन, आपको अच्छे से पढ़ना है। और वह कहते हैं ना, वैसे भी प्रयास आपको अच्छे से करते रहेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं, नमस्कार, थैंक यू।